बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। होम्योस्टेसिस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या होता है। होम्यो के मायने होते हैं सेम, जबकि स्टेसिस के मायने होते हैं स्टेट या कंडीशन। ठीक है, तो इस वर्ड के मायने बन जाते हैं सेम कंडीशन या सेम स्टेट। उर्दू में होता है जी एक जैसी हालत। इससे मुराद क्या है जी कि आपके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स होती हैं और उन चेंजिंग्स का असर उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में भी पड़ता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है। यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स हो रही है, हमारी बॉडी उन चेंजिंग्स का मुकाबला करती है और कोशिश करती है कि हमारे जो बॉडी की इंटरनल स्टेट है, इंटरनल हमारा एनवायरनमेंट है, वो मेंटेन रहे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसका हमने पूरा मैकेनिज्म देखा था। इसके मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने आपको पूरा बताया था कि जी आपके माहौल में जो चेंजिंग होती है उसको आप स्टिमुलस कहते हैं। फिर आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं जी, जिनके जरिए आप इन स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। इन सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं रिसेप्टर सेल्स। वो क्या करते हैं जी, वो स्टिमुलस का एक नर्व इम्पल्स बनाते हैं और ये नर्व इम्पल्स आपके दिमाग तक जाता है। आपका दिमाग इस नर्व इम्पल्स को स्टडी करेगा और एक रिप्लाई, एक जवाब तैयार करेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब वो नर्व इम्पल्स आपका ट्रैवल करके इफेक्टर ऑर्गन्स तक आता है, जो कि मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, और फिर ये इफेक्टेड ऑर्गन्स जो होते हैं ये फिर उस नर्व इम्पल्स के हिसाब से एक रिस्पॉन्स देते हैं। अब उस रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, दो बातें होंगी। या तो आपका जो इफेक्ट बढ़ा था रिस्पॉन्स की वजह से वो कम हो जाएगा, या जो इफेक्ट बढ़ा था रिस्पॉन्स की वजह से वो और बढ़ जाएगा। तो यूं हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप हो जाती है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर कोई चीज इंक्रीज हुई है और फिर ये फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हुआ और रिस्पॉन्स के नतीजे में वो जो चीज इंक्रीज हुई थी अब वो कम होना शुरू हो जाए, तो इसको आप कहते हो नेगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि जी अगर कोई चीज आपके एनवायरनमेंट में बढ़ी है, उसकी वजह से पूरा एक फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हुआ और जो आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया उससे वो चीज, वो इफेक्ट मजीद इंक्रीज हो, तो इसको आप कहते हो पॉजिटिव फीडबैक। फिर मैंने आपको बताया था जी कि हमारे पास जो होम्योस्टेसिस होती है इसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। फिर जाहिर सी बात है ये तीन एस्पेक्ट होते हैं, एक कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन, एक कहलाता है थर्मो रेगुलेशन और एक कहलाता है एक्सक्रीशन। जाहिर सी बात है आपके एनवायरनमेंट में तो बेतहाशा चेंजिंग्स होती है। अब हर चेंजिंग थोड़ी आपके लिए नुकसानदेह, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह। मिसाल के तौर पे आपके एनवायरनमेंट में अगर लाइट की चेंजिंग होती है, लाइट बढ़ जाती है या लाइट कम हो जाती है, इससे आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं है। अगर आपके एनवायरनमेंट में नॉइस बढ़ जाती है, नॉइस से मुतालिक कोई चेंजिंग हो गई, तो इससे आपके एनवायरनमेंट, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं है। होम्योस्टेसिस में सिर्फ वही चीजों को मेंटेन किया जाएगा जिनसे आपकी बॉडी को खतरा हो। यानी अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है तो अब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो नुकसानदेह है। अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी का कोई मसला आता है तो उससे आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का जो पानी है वो भी मुतासिर होगा, तो ये नुकसानदेह है। ठीक है, तो उस हिसाब से होम्योस्टेसिस सिर्फ तीन चीजों का होगा। तीन चीजों के मामले में आपकी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है, एक पानी, एक टेम्परेचर, एक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये बात आई समझ में आ गई होगी क्योंकि ये तो पहले भी एक्सप्लेन हुआ हुआ है। सो आपका जो होम्योस्टेसिस होता है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स आ रही हैं, आपकी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रही है, तो आपकी बॉडी जो इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है वो सिर्फ तीन चीजों के एतबार से करेगी, पानी, टेम्परेचर और वेस्ट प्रोडक्ट। यानी पानी से मुतालिक अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट, होम्योस्टेसिस शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर से मुतालिक अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होगा तो होम्योस्टेसिस शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो गए हैं, जाहिर बात है वो अगर आपकी बॉडी में रहेंगे नुकसानदेह है, तो उसका भी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। तो यू तीन एस्पेक्ट होते हैं होम्योस्टेसिस के। पानी से मुतालिक जो होम्योस्टेसिस की जाती है उसको आप कहते हो ऑस्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर से मुतालिक जो होम्योस्टेसिस की जाती है उसको आप कहते हो थर्मो रेगुलेशन। और वेस्ट प्रोडक्ट से मुतालिक जो की जाती है उसको आप कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है जी।
सो हमने फिर प्लांट का भी ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन देखना है, और फिर हम ह्यूमंस का भी ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन देखेंगे। सो हमने प्लांट्स की बात की। प्लांट्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको एक्सक्रीशन के हवाले से बताया कि प्लांट की बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ठीक है जी, ये सब बताया हुआ मैंने जी। सो प्लांट की बॉडी में थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं। सो प्लांट के अगर हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की बात करें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो प्लांट का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जी ऑक्सीजन गैस। ये होता है दिन के अंदर, क्योंकि दिन के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहा होता है। सो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन ज्यादा बनती है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो दिन के टाइम पे इस ऑक्सीजन गैस को कैसे रिमूव किया जाता है जी? थ्रू स्टोमेटा। ठीक है जी, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाता है। इसी तरह रात में कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है जी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि सिर्फ रिस्पायरेशन हो रहा होता है। अब रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। अब इसको कैसे निकाला जाता है जी? स्टोमेटा तो बंद होते हैं रात में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो इनको फिर सेल टू सेल डिफ्यूजन के जरिए निकाला जाता है रात के टाइम में। सो ये हो गई जी गैसेस से मुतालिक प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। पानी के हवाले से अगर हम बात करें, तो पानी भी प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट माना जाएगा, क्योंकि प्लांट जो है वो रूट्स के जरिए कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सारा पानी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा होता है, और जो फालतू बच जाता है वाटर, एक्सिस वाटर, वो फिर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अगर प्लांट की बॉडी में रहेगा तो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। सो एक्सेस वाटर जो है वो वेस्ट है। प्लांट एक्सेस वाटर को कैसे निकालता है जी? दो प्रोसेस के जरिए निकालता है। एक को आप कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और एक को आप कहते हैं ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन में जब एक्सेस वाटर रिमूव होता है, तो वो किस फॉर्म में रिमूव होता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होता है। जबकि ग्यूटेशन के अंदर जो एक्सेस वाटर रिमूव होता है, वो ड्रॉप्स की सूरत में रिमूव होता है, वाटर ड्रॉप्स, यानी लिक्विड की फॉर्म में। तो इसमें जो वाटर रिमूव हो रहा है वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है, इसमें जो वाटर रिलीज होता है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में रिलीज होता है। ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादातर तो स्टोमेटा से होती है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। और थोड़ी बहुत ट्रांसपायरेशन वो क्यूटिकल लेयर के जरिए भी हो जाती है, और जो स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं उनके जरिए भी ट्रांसपायरेशन हो जाती है। तो तीन तरीकों से ट्रांसपायरेशन होगा, स्टोमेटा से, क्यूटिकल से और लेंटिकल से, जिसमें से स्टोमेटा से ज्यादातर होता है जी, तकरीबन 90% स्टोमेटा से होता है। जबकि ग्यूटेशन जो होता है वो खास किस्म के पोर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। ठीक है जी, हाइडाथोड्स लीफ में पाए जाते हैं। लीफ की जो एजिस होती हैं, किनारे, यानी कि ये आपका लीव है, तो यहाँ इन किनारों पर, इन एजिस पर जो है ये हाइडाथोड्स पाए जाते हैं, और यहाँ से रिलीज होता है। हाइडाथोड और स्टोमेटा, इनके दरमियान मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है, जबकि हाइडाथोड्स में कोई गार्ड सेल्स नहीं होते, लिहाजा ये हाइडाथोड्स जो है वो खुले रहते हैं। ट्रांसपायरेशन जो है वो दिन में होता है, जबकि हाइडाथोड दिन में तो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, तो ग्यूटेशन जो है फिर वो रात में होता है। क्योंकि रात में क्यों हो रहा है? क्योंकि दिन रात में ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकता। सो ये हो गया जी वाटर से मुतालिक प्लांट का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और सॉलिड्स के हवाले से बात करें, तो एक होता है लैटेक्स, एक होता है राइसिन, एक और होता है गम्स। ये तीन जो है प्लांट के कुछ ऑर्गेनिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार होते हैं जी। प्लांट के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसके दौरान जो है वो ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, वगैरह वगैरह। इस दौरान, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान, तीन जो है वो कंपाउंड्स भी तैयार होते हैं। एक होता है लैटेक्स, एक होता है राइसिन, एक होता है गम्स। जरूरी नहीं है कि एक ही प्लांट में ये तीनों तैयार हो, कुछ में गम्स बनता है, कुछ में राइसिन बनता है, कुछ में लाइटेक्स बनता है। अब ये जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, हालांकि प्लांट के लिए ये नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन प्लांट के लिए ये फायदेमंद भी नहीं है। प्लांट के लिए ये समझ ले बेकार है, ना फायदेमंद है ना नुकसानदेह। सो प्लांट इसको वेस्ट मानता है। क्या करता है जी? मैंने आपको इसका भी बताया था कि जो लीफ ड्रॉप होने वाले होते हैं, खत्म होने वाले होते हैं, ये उनमें स्टोर कर देता है इन कंपाउंड्स को, और जब वो लीफ टूट के गिरेगा तो साथ साथ ये भी रिमूव हो जाता है। सो ये हो गया जी प्लांट का एक्सक्रीशन। इस एक्सक्रीशन की मदद से क्या किया है प्लांट ने? होम्योस्टेसिस किया है, क्योंकि ये कंपाउंड अगर उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट खराब होगा। ये क्या कर रहा है? इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल के अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है।
सो ये हो गया जी पहला एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस प्लांट के अंदर। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट होता है जी ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम उसकी बात करते हैं। पॉइंटर कर गया ये रहा। अब दूसरा एस्पेक्ट होता है प्लांट का, वो होगा जी ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें जो है ये वाटर को जो है वो मेंटेन करेगा अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में। जो वाटर होगा उसको मेंटेन करना, ये कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ना यानी कि पानी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में उसका एक लेवल बरकरार रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो। ठीक है, तो मेंटेनिंग वाटर, और जाहिर बात है खाली खालिश पानी तो नहीं होता है, पानी के साथ सॉल्यूट भी डिजोल्व होते हैं, तो इसलिए हम वाटर प्लस सॉल्यूट लिख देते हैं। सो मेंटेनिंग वाटर प्लस सॉल्यूट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी आपके प्लांट का जो इंटरनल बॉडी है उसके अंदर पानी और सॉल्यूट का एक लेवल बरकरार रखना, ना ये चीज ज्यादा हो ना ये चीज कम हो, इसको आप कहोगे ऑस्मो रेगुलेशन। अब जाहिर बात है बाहर जो है पानी ज्यादा होगा तो हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगी, अंदर आएगा और पानी का ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मामला देखें, ये आपके पास सेल है, इसके अंदर एक खास लेवल हुआ हुआ है जी वाटर का, एक खास लेवल है वाटर का, ये मेंटेन रखना है। अब अगर बाहर जो है पानी की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, ठीक है जी, तो डिफ्यूजन कैसे होगा जी, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होता है, यानी कि अब पानी सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, और अब ये जो सेल के अंदर वाटर लेवल है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सेल फूलेगा और सेल फट सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा प्लांट, प्लांट का सेल, पानी अंदर आ रहा है तो कहीं से ये पानी को रिलीज करना शुरू कर देगा, पानी को लॉस करना शुरू कर देगा, ताकि एक तरफ से पानी आ रहा होगा एक तरफ से पानी जा रहा होगा, वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज करें जी प्लांट सेल है, इसके पास अपना एक इंटरनल वाटर लेवल मौजूद है। अब बाहर एनवायरनमेंट में हम पानी की कंसंट्रेशन को लो कर देते हैं, तो अब अंदर ज्यादा हो गया, बाहर पानी कम, तो अब वाटर रिमूव होना शुरू हो जाएगा, अब सेल में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा जी, अब सेल के अंदर जो वाटर लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, एक टाइम आएगा सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा और मर जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या करेगा जी, ये अब देख रहा है जी कि सेल देखेगा कि जी पानी रिलीज हो रहा है, तो ये कहीं से पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, कहीं से पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, यानी कि एक तरफ से पानी आ रहा है एक तरफ से पानी जा रहा है, वाटर लेवल जो है इंटरनल एनवायरनमेंट का वो मेंटेन हो गया। तो इसको हम कह रहे होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनिंग द इंटरनल वाटर, इंटरनल एनवायरनमेंट में जो पानी है उसको मेंटेन करना जो है वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखते हैं जी प्लांट कैसे करता है। यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, ऑस्मो रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमने प्लांट्स के 4 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप कहलाता है जी हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, जबकि फाइट्स का मतलब होता है पौधे, प्लांट्स। पहला ग्रुप कहलाएगा हाइड्रोफाइट्स, दूसरा ग्रुप कहलाएगा हेलोफाइट, तीसरा ग्रुप कहलाएगा मीजोफाइट। ये मैंने लिखा हुआ है, ये रहा देखो, पहला ग्रुप कहलाएगा हाइड्रोफाइट्स, दूसरा ग्रुप कहलाएगा हेलोफाइट्स, तीसरा ग्रुप कहलाएगा मीजोफाइट्स, चौथा ग्रुप कहलाएगा जीरोफाइट्स। ये ग्रुप हमने बनाए हुए हैं जी किस एतबार से कि ये पौधे कहाँ पाए जा रहे हैं, उनके एनवायरनमेंट में पानी का मामला क्या है। ठीक है जी, अभी आप इसको खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो पहले बात करते हैं जी हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं जी, ये ऐसे पौधे होते हैं जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मीठे पानी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर स्पीशीज होती हैं जी, ये मीठे पानियों में, दरिया में, झीलों में इधर पाए जाते हैं। और या तो ये जो है कंप्लीटली पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, ये जो फ्रेश वाटर में है तो या तो ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे डूबे हुए होंगे या फिर तकरीबन आधे डूबे हुए होंगे, सबमर्ज। ठीक है जी, तो ये वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। यानी हाइड्रोफाइट्स क्या है, वो पौधे जो फ्रेश वाटर में मीठे पानी में पाए जाते हैं, या तो मुकम्मल तौर पे मीठे पानी के अंदर डूबे हुए होंगे या फिर आधे डूबे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है वाटर लिली। वाटर लिली आपने देखा होगा जी, वाटर लिली एक पानी के अंदर ऐसे बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, बड़े बड़े से पत्ते होते हैं और एक ऐसा फूल सा खिला हुआ होता है। ठीक है जी, वाटर लिली कहलाता है ये है जी एक हाइड्रोफाइट, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में होता है और ये कंप्लीटली तो सबमर्ज नहीं है, ये यानी कंप्लीटली पानी में नहीं डूबा हुआ, ये आधा डूबा हुआ होता है, इसका निचला पोर्शन पानी में डूबा हुआ है। ठीक है जी, इन पौधों को जो मीठे पानियों में पाए जाते हैं या तो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर होंगे या जो है वो पानी के अंदर आधे तैर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है जी, अब इनका देखते हैं जी इनका मामला क्या गड़बड़ है।
पानी के एतबार से इनका मामला क्या गड़बड़ है, और फिर देखेंगे ये उसका हल क्या निकालते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। देखिए अब इनकी अगर हम बात करें, इनके बाहर है जी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी। पानी मीठा कब होगा, जब उसमें नमकियात चीजें डिसॉल्व कम होगी। मीठा पानी में याद रखिएगा, मीठा पानी जो होता है वो ज्यादा प्योर होता है, क्योंकि उसके अंदर नमकियात नहीं होती है, खालिश होता है वो पानी। सो इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की हाई कंसंट्रेशन है, क्योंकि पानी इनके पास, इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी कौन सा है जी, फ्रेश वाटर, मीठा पानी मौजूद है, यानी ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्यूट्स कम डिजोल्व हुए में, वाटर ज्यादा प्योर है। सो इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की हाई कंसंट्रेशन होती है। अब क्या होगा, अब एक बाहर पानी के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और इनकी सेल्स के अंदर पानी की लो कंसंट्रेशन हो जाती है, तो ये पानी को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये इनके साथ प्रॉब्लम है। अगर ये कुछ एडॉप्टेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, ये पानी को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहेंगे, इनका सेल स्वेल होकर जाएगा, फट सकता है। ये प्रॉब्लम आ रही है इनके साथ। अब ये कुछ एवोल्यूशन करेंगे, ये अपने अंदर कुछ ऐसे मामला करेंगे जिससे इस चीज को काउंटर किया जा सके, अंदर अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन किया जाए। सो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम करके लिख देते हैं हम। इनके साथ प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रहा है जी, इनके पास बाहर जो है वो पानी की, वाटर की हाई कंसंट्रेशन है। इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से पानी जो है वो डिफ्यूज होता है इनके अंदर, वाटर डिफ्यूजेस इनसाइड। ये इनकी प्रॉब्लम आ गई। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, चूंकि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में पानी की हाई कंसंट्रेशन होती है, तो इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की हाई कंसंट्रेशन होती है, और इससे क्या होगा जी, डिफ्यूजन होगा। हाई से लो की तरफ डिफ्यूजन होता है, तो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनकी बॉडी में, यानी इनके इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी आना शुरू हो जाता है। सो अब ये क्या करेंगे, मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ये देखें ये वाला मामला, ये नंबर 1 वाला, जब पानी आना शुरू हो, जब बाहर हाई कंसंट्रेशन होती है, पानी अंदर आता है, तो सेल क्या करेगा, कहीं से पानी को रिलीज करना शुरू कर देगा, कहीं से वाटर को लॉस करता है, लॉस करेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। एक तरफ से पानी आ रहा होगा, एक तरफ से पानी निकालना शुरू कर देगा, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या एडॉप्टेशन करेंगे, ये वाटर लॉस करेंगे अपना। कैसे करते हैं जी, मैं यहाँ एडॉप्टेशन की हेडिंग करके लिख देता हूँ। एडॉप्टेशन, पहली एडॉप्टेशन तो इनके अंदर ये होती है कि इनकी रूट्स वेल डिवेलप नहीं होती। नो वेल डिवेलप रूट्स, इनकी रूट्स बड़ी पुअर बनी हुई होती हैं जी। यानी कि हमारे जो नॉर्मल पौधे होते हैं, आपको पढ़ाया हुआ भी है कि नॉर्मल पौधों में एक होती है मोटी रूट, जिसको आप कहते हो प्राइमरी रूट, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, उसको आप कहते हो सेकेंडरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट्स में से ब्रांचेस निकलती हैं, उनको आप कहते हो टर्शरी रूट। फिर हर रूट के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं ताकि वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके, उनको आप कहते हो रूट हेयर्स। ये होती है वेल डिवेलप रूट्स। इनकी रूट्स वेल डिवेलप नहीं होती, पतली पतली सी होती हैं, धागे नुमा, और इतनी खास नहीं बनी हुई होती, कोई इनमें ब्रांचिंग सिस्टम नहीं होता भाई, ऐसी पतली पतली सी होती है, और ना ही रूट हेयर्स होते हैं। तो ना तो इनकी वेल डिवेलप रूट्स होती हैं, और ना ही इनके पास जो है वो रूट हेयर्स होते हैं, नो रूट हेयर्स। तो इससे क्या होगा जी, अब ये रूट से वाटर एब्जॉर्ब जो है ना इनका कम हो जाएगा, नो रूट हेयर्स। तो इन दो हरकतों से क्या हुआ जी, इनका रूट जो है अब वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनके पास तो वैसी पानी आ रहा है ना, एनवायरनमेंट में हाई कंसंट्रेशन है, पानी वैसी सेल टू सेल अंदर ही आया जा रहा है। सो इन्होंने क्या किया, रूट को मना कर दिया, भाई तुमने पानी एब्जॉर्ब नहीं करना, क्योंकि वैसी इनकी पूरी बॉडी के अंदर हर सेल जो है वो डिफ्यूजन के जरिए पानी ले रहा है। सो पहली अडॉप्टेशन इन्होंने क्या की जी, इन्होंने पहली अडॉप्टेशन की, अपनी रूट्स को बेकार बना दिया और रूट हेयर्स भी खत्म कर दिया, ताकि रूट से ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब ना हो सके। तो अब इनके अंदर जो है वो रूट से पानी कम आना शुरू होता है, बस इनके अंदर वही सेल की बाहर से जो है ना डिफ्यूजन के जरिए अंदर आ रहा है। अब ये क्या करते हैं जी, इनके लीव्स होते हैं ब्रॉड, बड़े बड़े चौड़े चौड़े लीव्स होते हैं। वाटर लिली को ध्यान में रखो, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ नेट पर। इनके लीव्स होते हैं बड़े बड़े, ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े चपटे। अब बड़े लीव से क्या होता है, आपको पता है जी, लीव की सरफेसिस पे पाए जाते हैं स्टोमेटा। जाहिर बात है, जितना चौड़ा लीव होगा, जितना चपटा लीव होगा, जितना बड़ा लीव होगा, उतने ज्यादा स्टोमेटा हो जाएंगे। सो इन्होंने क्या किया, अपने लीव्स को ब्रॉड कर दिया, और ब्रॉड लीव से क्या हो गया जी, नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो हाई हो जाते हैं इनके पास। और जितने ज्यादा, अब आपको पता है ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से होता है, अब जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे ट्रांसपायरेशन उतना ज्यादा होगा।
तो नंबर ऑफ स्टोमेटा इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा जी, इनका ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा, और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो पानी इनका पास ज्यादा आ रहा था, अब इन्होंने ट्रांसपायरेशन बढ़ा के पानी को जाया करना शुरू कर दिया। कमाल देगा आपने। तो इन्होंने सबसे मेजर इनकी जो अडॉप्टेशन होती है वो क्या होते हैं, ये अपने लीफ को बड़ा बड़ा बनाते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादा स्टोमेटा की वजह से क्या होता है जी, इनके पास से ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रहा होता है, और जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो चूंकि ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, वाटर जो है एनवायरनमेंट से डिफ्यूज करके इनकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब एक ही हल है इसके पास, क्या, कि जी अब ये जो पानी अंदर आ रहा है कहीं से इसको ये निकाले। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी रूट्स को खराब कर दिया, रूट हेयर्स को खत्म कर दिया, ताकि रूट से पानी ना आए, बस सिर्फ जो इनके सेल्स से एनवायरनमेंट से पानी आ रहा है बस उसको बाहर निकालना है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने लीव्स को चौड़ा कर दिया जी, बड़े बड़े लीव्स हो गए, जिससे स्टोमेटा की तादाद बढ़ गई, और ज्यादा स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपायरेशन बढ़ गया। सब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होने की वजह से इन्होंने जो ज्यादा पानी इनके एनवायरनमेंट से अंदर आ रहा है वो बाहर भी जा रहा है। एक और काम करते हैं जी, ये क्यूटिकल की लेयर को खत्म कर देते हैं। नो क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर नहीं होती। आपको याद हो, शायद मैंने बताया भी था आपको, कि हमारे पास लीफ जो होता है, जैसे कि ये लीफ की एपिडर्मस है, ठीक है जी, ये लीफ का एपिडर्मस लेयर है। पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ये एपिडर्मस लेयर है। फिर यहाँ पे ये मीजोफिल सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है जी, ऐसे ये मीजोफिल सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये स्टोमेटा हो गया। अब ये जो लीफ के सेल्स होते हैं, इनके एपिडर्मस के ऊपर भी एक नॉन सेलुलर वैक्सी लेयर पाई जाती है, इस लेयर को आप कहते हो क्यूटिकल। क्यूटिकल ये लीफ में भी होती है, ये स्टेम में भी होती है, यानी इनके स्टेम के ऊपर भी एक पतली सी वैक्सी लेयर चढ़ी हुई है, इनके लीफ के ऊपर भी एक पतली सी वैक्सी लेयर चढ़ी हुई है, जिसको आप कह रहे होते हो क्यूटिकल। और इसका मकसद क्या होता है, ट्रांसपायरेशन को रोकना। क्योंकि अब देखो ट्रांसपायरेशन कहाँ से होता है जी, ट्रांसपायरेशन होता है, पॉइंटर कहाँ चला जाता है, हाँ, ट्रांसपायरेशन कहाँ से होता है जी, ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटा से, यहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है ट्रांसपायरेशन। लेकिन आप जानते हो ना, सेल टू सेल भी तो हो सकता है। अब यहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे इस सेल पे कम है, तो वाटर डिफ्यूज होके इसमें आ जाएगा। अब यहाँ ज्यादा है, इस वाले सेल में कम है, तो अब वाटर डिफ्यूज होके इधर आ जाएगा। और फिर अब यहाँ ज्यादा है, एनवायरनमेंट में कम है, तो वाटर डिफ्यूज होके ऊपर एनवायरनमेंट में भी तो जा सकता है। यहाँ क्यूटिकल इस डिफ्यूजन को रोकती है। अगर ये क्यूटिकल लेयर ना हो तो फिर एपिडर्मस से वाटर डिफ्यूज होके बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, और ट्रांसपायरेशन जो है फिर खाली स्टोमेटा नहीं, पूरे लीफ से होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो है वो एक चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्यूटिकल लेयर एक्चुअल में क्या मेंटेन कर रही है जी, कि सिर्फ स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन हो, बाकी किसी जगह से ना हो। ठीक है, अगर ये क्यूटिकल नहीं होगी तो क्या होगा जी, ट्रांसपायरेशन यहाँ से भी हो रहा है, 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 हर जगह से होना शुरू हो जाएगा। क्यूटिकल लेयर ने क्या किया जी, क्यूटिकल लेयर ने मेक श्योर किया कि ट्रांसपायरेशन सेल से ना हो, सिर्फ स्टोमेटा से हो। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया जाए, इन्होंने क्यूटिकल ही हटा दी। अब क्यूटिकल हटा दी तो क्या होगा, हर जगह से ट्रांसपायरेशन शुरू हो जाएगा, स्टोमेटा से भी ट्रांसपायरेशन हो होगा, और सेल से भी वाटर जो है वो डिफ्यूजन के जरिए रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इनको तो वाटर लॉस करना है ना, इसलिए इन्होंने ये हरकत कर दी। सो ये अडॉप्टेशन किए इन्होंने हाइड्रोफाइट्स ने। सो हाइड्रोफाइट्स क्या है जी, ऐसे पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या तो ये फ्रेश वाटर में मुकम्मल तौर पे अंदर होते हैं या फिर तैर रहे होते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल इसकी वाटर लिली है। इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या है जी, ये ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन हाई होती है। अब बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है, इसका मतलब है कि सेल जो है वो वाटर जो है, अब वो एनवायरनमेंट से इनकी बॉडी के अंदर आता है। सो इनके अंदर पानी की ज्यादती हो जाती है, इनकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा होता है। अब ये कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं जी, कुछ अडॉप्टेशन करते हैं। पहली अडॉप्टेशन ये अपनी रूट्स को खराब कर देते हैं, रूट एयर्स नहीं होते, ताकि इनके रूट से पानी ना आए। वैसे पहले से इतना सारा पानी इनके पास मौजूद है, अब ये रूट से भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे तो ठीक ठाक मसला हो जाएगा। सो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने रूट्स को कह दिया भाई तुमने तो पानी लेना नहीं है। अब इनके एनवायरनमेंट से जो पानी अंदर आ गया उसको ये रिलीज कैसे कर रहे हैं जी,
इन्होंने अपने लीफ को ब्रॉड कर दिया, जिससे स्टोमेटा की तादाद बढ़ गई और लीफ में से ज्यादा ट्रांसपायरेशन होने लग गया, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है। और दूसरा, इन्होंने अपने लीव, अपने स्टेम वगैरह के ऊपर से जो क्यूटिकल लेयर है उसको रिमूव कर दिया, ताकि सिर्फ स्टोमेटा नहीं बल्कि सेल से भी वाटर जो है वो एनवायरमेंट में डिफ्यूज हो जाए। ये इन्होंने अडॉप्टेशन की है। सो ये हो गया जी पहले प्लांट्स, पहली टाइप हाइड्रोफाइट्स। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। नाउ द सेकंड टाइप इज हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है नमकीन पानी, सेलाइन वाटर, हेलोफाइट्स। और फाइट्स का मतलब पौधे होता है। ये क्या है जी, ये ऐसे पौधे होते हैं जो समझ लें आप समुद्री इलाकों में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। और आपको पता है जी समुद्री पानी जो होता है वो सेलाइन इन नेचर होता है, यानी नमक वाला होता है, सेलाइन इन नेचर वाटर होता है। ठीक है जी। तो ये वो पौधे हैं जो हमें कहाँ मिलेंगे, हमें समुद्रों के अंदर मिलते हैं, यानी कि जो आपके नमकियात वाला पानी होता है वहां ये मिलते हैं। ठीक है जी। कहाँ मिलेंगे आपको, नमकीन समुद्रों के अंदर। और आप जानते हैं कि जो समंदर का पानी होता है वो मीठा नहीं होता, वो नमकीन होता है, वो खारा होता है, उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे बड़ा मशहूर है जी एक ग्लास वाट, फॉर एग्जाम्पल ग्लास वाट समंदर में पाया जाता है, या आधा जो है ना समझ ले समंदर के ऊपर होता है, आधा जो है समंदर के अंदर होता है, ग्लास वाट। अब इनके साथ प्रॉब्लम देखते हैं क्या है जी। ठीक है, तो हाइलोफाइट्स क्या है जी, वो पौधे जो मेराइन वाटर्स में पाए जाते हैं, समुद्री पानियों में पाए जाते हैं। और समंदर का पानी कैसा होता है, सिलाइन इन नेचर होता है, यानी इसमें नमक की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब जरा इसका प्रॉब्लम देखते हैं जी, इसको इस एरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब देखें जी, ये सपोज करें हमारे पास जो है वो पौधा है, ये हमारे पास जो है वो प्लांट है, ये प्लांट है हमारे पास। अब इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन सा वाटर है जी, सेलाइन वाटर। और सेलाइन वाटर क्या होता है, जिसमें नमक ज्यादा होता है, पानी कम। सेलाइन वाटर क्या होता है, नमकियात वाला पानी, नमकीन पानी, यानी कि नमक ज्यादा पानी कम, यानी इनके एनवायरनमेंट में वाटर की लो कंसंट्रेशन होती है और नमक की ज्यादा होती है। नमक की ज्यादा होती है, चले मैं लिख देता हूँ। सॉल्ट की क्या है जी, हाई कंसंट्रेशन है, पानी की लो कंसंट्रेशन है। अब आप बताओ ना, ऊपर आपको बताया हुआ है, जब वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लो होता है और अंदर सेल के अंदर, प्लांट के अंदर ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लांट के अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी, इनके अंदर से वाटर लॉस हो रहा है, इन्हें अपना वाटर लॉस रोकना है। हेलो हाइड्रोफाइट से अपोजिट हो गया, हाइड्रोफाइट्स के अंदर पानी आ रहा था, इनके अंदर से पानी जा रहा है। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रही है इनको, इनकी प्रॉब्लम क्या है जी, ये जो है ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं जहां पर जो है वाटर की कंसंट्रेशन लो है, लो है। सो क्या हो रहा है जी, इनकी बॉडी में से वाटर जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है इनकी बॉडी में से। इस प्रॉब्लम को इनको टैकल करना है, इनके अंदर से जो पानी निकल रहा है उसे रोकना है, उसे रोकना है। अब ये कैसे अडॉप्टेशन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सो इनके इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनके जो पानी होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसकी लो कंसंट्रेशन होती है इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनके बाहर एनवायरनमेंट में पानी की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, नमक बल्कि ज्यादा होता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर से बाहर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, इनके इनकी बॉडी में पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी, पानी कम होता जाएगा, सुखड़ जाएंगे अगर ये कोई एक्शन ना ले। अब इनके अडॉप्टेशन देखते हैं जी, अडॉप्टेशन क्या है। एडाप्टेशन, एक तो बड़ी मामूली सी छोटी सी एडाप्टेशन होती है कि ये अपनी रूट को सॉइल के ऊपरी सरफेस पे रखते हैं। ठीक है, अगर ये समंदर के किनारे विनारे पे हैं, ये सॉइल है, तो रूट जो है इनकी ऐसे डीप नहीं होती, अंदर तक नहीं होती, बल्कि इनकी रूट जो है वो ऐसे बस सॉइल पर की, सॉइल की सरफेस पर होती है। क्योंकि ये ऊपर ऊपर से पानी ले ले, जितना अंदर जाएंगे वहां अंदर पानी की में नमक ज्यादा हो जाएगा। ऊपर जो पानी है उसमें पानी ज्यादा नमक कम है, तो ये पानी एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी रूट्स को खाली ऊपर ही ऊपर रखते हैं सॉइल की सरफेस पर, ताकि इनको जो है वो ज्यादा अच्छा पानी मिले। अंदर लेकर जाएंगे, डीप रूट्स कर लेंगे, फिर इनको नमकियात वाला पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक तो जी इनकी जो रूट्स होती हैं वो सरफेस पर होती है, रूट्स विल बी ऑन सरफेस ऑफ सॉइल। एक तो ये मामला हो गया जी, इनकी रूट जो है वो खाली सॉइल की सरफेस पर मिलेंगी, अंदर तक गहरी रूट्स नहीं होती। अच्छा, अब ये क्या करते हैं जरा और से सुनिएगा। अब चूंकि नमक की कंसेंट्रेशन तो बाहर ज्यादा है ना, मैंने आपको देखो ऊपर क्या बताया, ये रहा, नमक की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो अब नमक अंदर डिफ्यूज होना है ना, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम, तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट विल डिफ्यूज इनसाइड।
ये सॉल्ट को डिफ्यूज होने देंगे, सॉल्ट को ये अपने सेल के अंदर लाते हैं, सॉल्ट इज टेकन इन, सॉल्ट इनके सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम, तो सॉल्ट अंदर आना चाह रहा होता है, डिफ्यूजन के जरिए अंदर आना चाह रहा होता है, ये लाने देते हैं। अब क्या होता है जी, ये सेल है इनका, अब सॉल्ट अंदर आए जा रहा है, अंदर आए जा रहा है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा होती जा रही है, पानी की कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जितना ये सेल के अंदर लाते जाएंगे सॉल्ट, तो अंदर का क्या मामला होगा, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और पानी की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, वाटर की कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी। अगर इनको जरूरत पड़ती है तो ये सॉल्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी अंदर ला सकते हैं, सॉल्ट को जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी अंदर लाएंगे ये, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको याद है ना, लो से हाई, एक्टिव क्या होता है जी, लो से हाई, उल्टा, डिफ्यूजन का उल्टा, और इसमें एनर्जी लगती है। सो अगर देखेंगे ना कि इनके अंदर सॉल्ट जो है वो हाई कंसेंट्रेशन, अंदर जो है ज्यादा हो गया, बाहर कम है, बाहर लो है, तो अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट को अंदर लाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, और अंदर से फिर मजीद सेल लाएंगे। मकसद क्या है, सेल के अंदर सॉल्ट को भर देना, ताकि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, पानी की कंसेंट्रेशन लो हो जाए। एक टाइम आएगा पानी की लो इतनी लो हो जाएगी, बाहर से भी लो। अब पानी सेल के अंदर लो कंसेंट्रेशन पे हो गया, बाहर ज्यादा हो गया है, तो अब क्या होगा, वाटर डिफ्यूज अंदर होना शुरू हो जाएगा, पानी की कमी पूरी। तो एक टाइम आएगा जी कि इनके सेल के अंदर जो है वो वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा, नमक एब्जॉर्ब करने की वजह से वाटर की कंसेंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगी, और फिर क्या होगा, अब इनके सेल जो है वो बाहर से पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। सो ऐसा मामला है जी, देखें ये सेल है, बाहर पहले पहले जो है वो वाटर की कंसेंट्रेशन लो थी, सॉरी हाँ लो थी, तो सेल में से पानी ऐसे बाहर आ रहा था। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने सॉल्ट को अंदर लाना शुरू किया, सॉल्ट को ये अंदर लाना शुरू करते हैं। शुरू के अंदर सॉल्ट जो है वो तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए आता है, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा है अंदर कम, तो हाई से लो, और आगे जाके जब बराबर हो जाता है तो फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मजीद सॉल्ट बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक टाइम आएगा इनके अंदर जो है वो ठीक ठाक सॉल्ट हो जाएगा जी, इतना लेवल सपोज कर लो सॉल्ट का हो गया। अब अंदर जो है वो वाटर की कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ही लो हो गई है, जबकि एनवायरमेंट में लो तो था, लेकिन अब अंदर की निस्बत हाई हो गया है। तो अब क्या होगा, अब वाटर डिफ्यूज होकर अंदर आना शुरू हो जाएगा, पानी इनको मिलना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो इन्होंने इतना नमक भर लिया है इसका क्या करेंगे, ये जो इन्होंने सेल के अंदर इतना नमक भर लिया है उसका क्या करेंगे। सो इनके लीव्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड पाए जाते हैं, सॉल्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं जी, अपने जो इन्होंने रूट्स के या इनकी बॉडी ने जो सॉल्ट एब्जॉर्ब किया है ना, ये फिर एक टाइम बाद उस सॉल्ट को ऊपर सॉल्ट ग्लैंड लीफ तक पहुंचा देते हैं। सॉल्ट ग्लैंड जो है फिर अपने अंदर सॉल्ट को स्टोर कर लेता है, वो लीफ चढ़ता है तो ये सॉल्ट जाया हो जाता है। तो इनके लीव्स के अंदर एक खास किस्म के ग्लैंड होते हैं जो सॉल्ट को स्टोर कर लेंगे। तो अब जब इनके पास बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाएगा ना, पानी वानी पेट वेट भर गया पानी से, तो ये क्या करेंगे, अपने सॉल्ट को लीव्स की तरफ मूव करेंगे। अब लीफ के अंदर जाके सॉल्ट ग्लैंड के अंदर ये सॉल्ट स्टोर हो जाएगा, और जब वो लीफ कभी टूटेगा गिरेगा तो ये सारा सॉल्ट जो है वो जाया हो गया। देखा आपने कैसे कमाल की इन्होंने जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की है। उसके बाद तीसरे होते हैं जी हमारे पास, तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं मीजोफाइट्स। ये वो पौधे होते हैं जी जो आपके नॉर्मली इलाकों में, घरों में, ऑफिसों में, रोडों में, जो आपके नॉर्मल इलाकों में पाए जाते हैं ना, हाउस होल्ड कह लेते हैं इसको, हाउस होल्ड। जो हमारे घरों में, पार्कों में, पौधों में, पार्कों में, ऑफिसों में, रोडों में जो पौधे होते हैं इनको हम कहते हैं मीजोफाइट्स। इनके साथ क्या मामला होता है, इनका तो एनवायरनमेंट में कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी कम। बारिश होगी पानी ज्यादा हो जाएगा, बारिश नहीं है गर्मी पड़ रही है पानी कम हो जाएगा, डबल काम चल रहा होता है। कभी इनके एनवायरनमेंट में वाटर कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, कभी इनके एनवायरनमेंट में वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सो इसकी एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो जैसे रोज प्लांट, आपका जो गुलाब का फूल होता है, ठीक है, या सनफ्लावर हो गया, ये है जी कॉमन एग्जाम्पल्स इसकी को। सो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है जी, इनके साथ ड्यूल नेचर वाला मामला है, इनके साथ ड्यूल नेचर वाला मामला है। कभी जो है एनवायरनमेंट के अंदर वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन पे हो जाता है, कभी जो है एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो वाटर लो कंसंट्रेशन पे हो जाता है। सो कभी इनको वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कभी इनको वाटर जो है वो लूज करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया हुआ है जी, इन्होंने लूज करने के लिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। अब देखो
वाटर जब इनके अंदर आना शुरू हो जाएगा तो मैं नीचे एडाप्टेशन लिख देता हूँ, एडॉप्टेशन। अब चूंकि कभी पानी इनके अंदर जो है वो हाई कंसंट्रेशन में आ जाता है, यानी इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा हो जाएगा, तो इनके अंदर आएगा पानी, उस टाइम पे ये वाटर लॉस करेंगे। कभी जब बाहर पानी कम हो जाएगा, बाहर जब पानी कम हो जाएगा तो अब इनके अंदर से पानी जाना शुरू हो जाएगा, तो ये वाटर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो दोनों काम करना है इनको, पानी को जो है वो अंदर लाना भी है और पानी को रिमूव भी करना है। सो इन्होंने क्या किया हुआ है जी, ये ट्रांसपायरेशन करते हैं जी, कहाँ गया पॉइंट आ गया। सो ये जो है ट्रांसपायरेशन करते हैं जी ताकि वाटर लॉस हो सके। जब इनको वाटर लॉस करना होता है ये ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है जी। और अगर इन्हें ट्रांसपायर वाटर लॉस जो हो रहा है ट्रांसपायरेशन के जरिए हो रहा है, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी रखना है इस ट्रांसपायरेशन को, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, अपनी पूरी बॉडी पर क्यूटिकल लेयर डेवलप की हुई है ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो खाली स्टोमेटा के जरिए हो सके, ठीक है जी। रूट्स इनकी वेल डेवलप होती हैं ताकि वाटर वगैरह जो है वो तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। रूट्स आर वेल डेवलप। तो अच्छी रूट्स इनकी बनी हुई होती हैं ताकि पानी जो है इनके अंदर आता रहे, पानी कंटिन्यूसली आता रहे इनके पास, भले बाहर जो है वो बाहर जो है वाटर की हाई कंसंट्रेशन हो या लो कंसंट्रेशन हो, इन्होंने रूट्स अच्छी बना दी ताकि कंटिन्यूसली वाटर इनके पास आता रहे। अब इन्होंने क्या किया जी, ट्रांसपायरेशन इन्होंने पूरी बॉडी पे क्यूटिकल लेयर चढ़ा दी ताकि कहीं से भी ट्रांसपायरेशन ना हो, सिर्फ एक ही जगह से ट्रांसपायरेशन हो, कहां से, स्टोमेटा के जरिए, ताकि इनका कंट्रोल हो जी स्टोमेटा पर। अब बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा, स्टोमेटा खुल जाएगा, ट्रांसपायरेशन बढ़ा देंगे ये। बाहर पानी कम होगा, स्टोमेटा बंद कर देंगे, ट्रांसपायरेशन कम कर देंगे। सो ऐसे ये जो है अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। ये 3 टाइप्स पढ़ लिए जी, और अब टाइम जो है वो 1 मिनट से कम रहता है, तो चौथी टाइप को तो हम अभी नहीं डिस्कस कर सकते। सो इन 3 टाइप्स पर ही रहते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो